गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दी है कि मैं इतिहास का ऑनलाइन अध्यापन करूं। मैंने इतने वर्षों तक जो इतिहास पढ़ा है उसको मैं जो है लोगों के लिए प्रस्तुत करूं। तो मेरी योजना है कि मैं आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, एनालिटिकल एंड स्पेकुलेटिव दोनों, एंड हिस्टोरियोग्राफी, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इतिहास की एक आउटलाइन रूपरेखा बताऊंगा और कुछ संदर्भ पुस्तकों के बारे में बताऊंगा जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप अपने अध्ययन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम फॉर्मली जो है प्री हिस्ट्री से अपना एक क्लास शुरू करेंगे जो पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंट तक चलेगा। उसके बाद अलग से हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपका ये प्रश्न पत्र देखा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री का। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है कि मैं आपके लिए उसमें सहायता कर सकता हूँ कि आपको उनको सही आंसर जो है आपको बता दूँ और आपके लिए थोड़ा आराम हो जाए और आप अपनी आगे के अध्ययन में ध्यान दे पाए। सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं आपको आंसर की अपलोड कर दूंगा PDF बना के, लेकिन जिन सारे प्रश्नों का सरल प्रश्न है काफ़ी, तो जिनके लिए जरूरत नहीं है किसी स्पष्टीकरण की, मैं कुछ चंद प्रश्न है जिन पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और जिनकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। तो मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लूँगा जो कठिन है और जिनको स्पष्टीकरण और कोई रेफरेंस की जरूरत है कि कहाँ पढ़ा गया है, कहाँ लिखा गया है, तो मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा आपको। और मैं जिन प्रश्नों का आपको उत्तर दूंगा उनका भली भांति मेरे पास रेफरेंस है, अच्छी तरीके से पुस्तक है और मेरे पास उसके लिए ठोस एविडेंस है कि हम बता सकते हैं कि सर ये इसका उत्तर ये इसलिए है क्योंकि ये इस पुस्तक में यहाँ पे एक ऑथेंटिक बुक है उसमें दिया हुआ। तो उस तरीके से मैं आपके जो आंसर है वो बताऊंगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग का है, दारा सिकों को सजा देने वालों में किसने प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? दारा सिकों की प्राण रक्षा की प्रार्थना दानिशमंद खान ने की थी। दानिशमंद खान जो है उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से रिक्वेस्ट की थी कि कृपया इनको ना माने, लेकिन दारा सिकों के जो चाचा थे शाइस्ता खान, वो भी चाहते थे कि दारा सिकों की मृत्यु हो, उसको वध किया जाए। उसका रोशन आरा भी औरंगजेब की जो सिस्टर थी दारा सिकों की, वो भी यही चाहती थी कि दारा सिकों को मृत्युदंड दिया जाए। तो फाइनली जो दानिशमंद की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं। इसके बाद जो है अप्रूव नहीं हुई वो रिक्वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ढंग का जो आपके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वो है एक ये थोड़ा ज्यादा चर्चित नहीं है कि जहांगीर के समय विदेशी यात्री कौन आए थे? तो विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया था, हालांकि वो मुगल कोर्ट में 1609 में आया था, लेकिन ये सही है कि भारत का पूछा है। सर थॉमस रो 1615 में आया था, बिल्कुल सही है। एडवर्ड टेरी 1617 में आया, बिल्कुल सही है। पॉल कैनिंग जो है वो 1612 में आया था, तो वो थोड़ा अलग है। इसके अतिरिक्त जो है आपका प्रश्न बनता है ये, हाँ, 1570 की कृति नजूम उल उल्म जो है उसकी प्रसिद्धि जो है उसका चित्र संग्रह है। तो ये किस शैली की है? तो ये जो है प्रारंभिक मुगल शैली की है। अकबर के काल में पहली तूतीनामा थी मुगल कृति और ये प्रारंभिक कृति थी। ये अभी चेस्टन ब्रैटी जो म्यूजियम है वहाँ पे है, इसकी पांडुलिपि वहाँ पे, और द कैटलॉग ऑफ इंडियन मिनिएचर जो बुक है उसमें इसका उल्लेख भी मिलता है। मैंने इसको जो है एबा कॉच की पुस्तक है आर्ट एंड इंपीरियल आइडियोलॉजी, उसमें इसको पढ़ा। इसके अलावा किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गॉज ने लिखा है कि मंदिरों में एक बड़ी दीपमाला रहती थी। हरमन गॉज की पुस्तक है आर्ट ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने जो है भारत के 5000 सालों के जो आर्ट है उसके बारे में बताया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो दीपमाला है ये मराठा मंदिरों में रहती थी। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि मराठा घरों में भी जो है इस प्रकार की संरचना पाई जाती है कि दीपमाला की व्यवस्था है। तो ये दीप स्तंभ या दीपमाला का मराठा मंदिर उत्तर ज्यादा सही, बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त मराठा कवि है ये दलित कवि चोखा मेला है, सोयराबाई के हस्बैंड, आप जानते होंगे। फतेहपुर सीकरी की भवन निर्माण संरचना में कौन सी अंतिम है? ये 29th क्वेश्चन है इस पेपर का।
इसमें अंतिम आपका जो है संरचना है चहार सुख। ये अकबर ने 1576-77 में इसको बनवाने का जो है ऑर्डर दिया था, और ये इबादत खाने 1575 के बाद की बात है। ये लास्ट बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की जो अकबर ने बनवाई थी। इसके अलावा द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर इब्न हसन की पुस्तक है, ये ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नामगर है वो शंकर देव के हैं, इसको भी छोड़ो। हाँ, किस बादशाह ने गोसाई जदरूप से जदरूप शिरीन मुसवी ने इसे चित्ररूप भी कहा है। तो ये जदरूप गोसाई जो है, इससे जहांगीर अपने मेमोयर्स में कहता है कि अकबर इसके बारे में हमें बताता था, और 1601 में अकबर जो है वो उन्होंने इससे मिलने के लिए गए थे, लेकिन एग्जैक्टली वो खुद की मुलाकात का वर्णन ज़्यादा स्पष्ट रूप से करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि मैं गया था और वहाँ एक छोटे से हॉल में जंगल में वो रहते थे, एक बहुत छोटा संकीर्ण प्रवेश द्वार था जिससे जदरूप गोस्वामी से मिलने के लिए जहांगीर गए थे, और वेदांत को भी उन्होंने साइंस की संज्ञा दी है जहांगीर ने कि उसका जो ज्ञान है वो बहुत ही उच्च स्तर का था। इसके अलावा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछने लायक है, जो पूछा है, जो ढंग का है। ये बताया जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय इतिहास लेखन जो है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला आता है, राष्ट्रीयवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास, आत्मबल और एक निश्चित राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। बिल्कुल प्रदान किया सर। इसके अलावा जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जहाँ तक पढ़े लिखे भारतीयों का प्रसन्न एकता प्रदान करने वाला तत्व सिद्ध हुआ। बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास था उनके लिए बहुत ये राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में जो था योगदान दिया इसने। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। बिल्कुल सही है। लोग मैंने जो है कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि मॉडर्न में आप बताइए इसमें कौन सा जो है इन्होंने लिखा था। तो मॉडर्न में बहुत सारी इन्होंने जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने रचनाएं की थी। C.F. एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल कांग्रेस इन इंडिया लिखी थी, वो जो है। और उसके बाद उसके अलावा एक है पट्टाभी सीतारामैया की हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1946 में आज़ादी से पहले प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा R.G. प्रधान की पुस्तक है, R.G. प्रधान द स्ट्रगल फॉर स्वराज, इंडियन स्ट्रगल फॉर स्वराज है। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने खुद नेशनलिस्ट हिस्ट्री लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया लिखा था, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया लिखा था। और इसके अलावा हम मॉडर्न इंडिया में जो देखें अंबिका चरण मजूमदार है, द इंडियन नेशनल इवोल्यूशन उन्होंने भी लिखा था, जो 1922 में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये सब मॉडर्न इंडिया में लिखने वाले हिस्टोरियन है। तो इन्होंने अच्छा भला मॉडर्न इंडिया में जो है इन्होंने साहित्य लिखा था नेशनल हिस्टोरियन ने। इसके अलावा जो है इसमें साथ में ये चौथा जो सेंटेंस है वो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई संप्रदाय नहीं था। ये गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व जो है वो एक इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी थी, और उसमें जो है इलाहाबाद जो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इनफैक्ट हेराम चतुर्वेदी की एक पुस्तक भी आई है, इसका नाम है द इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री 1915 to 1955। तो इलाहाबाद स्कूल जो है राष्ट्रवादी इतिहास जो है कारों का केंद्र माना जाता था। तो ऐसा है नहीं कि उस समय किसी प्रकार की कोई स्कूल नहीं थी। इलाहाबाद एक स्कूल था और भली भांति एस्टैब्लिश था, जो हिस्टोरियन जो है उसको बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या अभिप्राय है। ये जो अंत है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास ने अपना लक्ष्य, पहला ऑप्शन है इसमें इतिहास ने अपना लक्ष्य चरितार्थ कर लिया है, नहीं है भाई। दूसरा, अब समय स्थिर रहेगा और इतिहास अग्रसरित नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा जो है ये इतिहास ने पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अन्य समाज भी इसे देर सवेर प्राप्त कर लेंगे। ये फ्रांसिस फुकुयामा का है, जो पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा करता है। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, क्योंकि इन्होंने फ्रांसिस फुकुयामा की अवधारणा नहीं पूछी है, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के हिसाब से पूछा है, उत्तर आधुनिकवाद। उत्तर आधुनिकवाद के लिए हम उत्तर ऐतिहासिक युग में जी रहे हैं, और इतिहास को जैसा जाना जाता था, समझा जाता था, अब उसका अंत हो गया है। बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उत्तर आधुनिकवादी यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, वो जो है वो वस्तुनिष्ठता को नहीं मानते,
और ये जो रिसर्च बेस्ड इंक्वायरी है हिस्टोरिकल, इसको वो स्वीकार नहीं करते। इनके जो है, इनके अनुसार एक इतिहास जो है वो क्रिएटेड है, वो जो है वास्तविक यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इतिहासकार जिसने उसको लिखा है वो उसका ही प्रतिनिधि है। और भाषा जो है उसकी लिमिटेशन है, भाषा जो है वो वास्तविक यथार्थ का प्रदर्शन नहीं करती है। तो इसलिए जब वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं है, उसकी भाषा है वो क्रेडिबल नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जो आज तक हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते आए थे, मॉडर्न एरा में जो हिस्ट्री पढ़ते आए थे, वो यही तो है साइंटिफिक हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों और वस्तुनिष्ठता पे आधारित। वस्तुनिष्ठता को ये स्वीकार नहीं करते। पोस्ट मॉडर्निज्म सब्जेक्टिविटी में विश्वास करता है, वो किसी भी सत्य के एक रूप को नहीं मानता। सत्य को वो रिलेटिव थ्योरी मानते हैं कि किसी भी सत्य के कई रूप हो सकते हैं। और एक इतिहास की किताब को डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के हिसाब से पाठक कई तरीके से पढ़ सकता है और किसी एक अर्थ का अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए जो है पोस्ट मॉडर्न जो है वो ये थ्योरी जो है इस प्रकार, फुकुयामा की तो ये खुद आलोचना करते हैं। पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन फुकुयामा के इस बात की आलोचना करते हैं कि फुकुयामा ने ट्रायम्फ ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की अवधारणा दी है, वो उसकी विजय घोषित कर रहा है। जो साम्यवादी मोर्चे का पतन हुआ था, जो उसमें 1989 में ये फुकुयामा का जो है लेख प्रकाशित हुआ था द नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन में, उसमें उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की थी। और बाद में जब साम्यवादी मोर्चे का पतन हुआ, सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो उसके बाद 1992 में इन्होंने ये अपनी बुक पब्लिश की थी। तो डेरिडा और लियोटार्ड और फूको, ये लोग जो है ये इस बात पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में विश्वास करते हैं। लियोटार्ड जो थे पहले कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने कम्युनिज्म का भी इसी आधार पे विरोध किया कि कम्युनिज्म जो है वो एक थ्योरी को इम्पोज कर रहा है, एक ग्रैंड नैरेटिव को इम्पोज कर रहा है, मेटा हिस्ट्री है उसको आरोपित करने का प्रयास कर रहा है कि समाज का जो प्रगति है, उसकी अधिरचना का जो विकास है वो उसके आधार से होगा। यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन की जो प्रणाली है, वही सब कुछ निर्धारण है। इस प्रकार की जो ये नैरेटिव जो मार्क्स जो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी पे, इसका जो लियोटार्ड ने विरोध किया था। सिमिलरली वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की जो थ्योरी है, उसको भी पोस्ट मॉडर्निस्ट स्वीकार नहीं करते हैं। और इनफैक्ट हम देखें ढंग से तो फुकुयामा की भी ये घोषणा है, ये ट्रायम्फ ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, और ये भी एक ग्रैंड नैरेटिव है। और पोस्ट मॉडर्निज्म ग्रैंड नैरेटिव को स्वीकार कभी नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको मान नहीं सकते तीसरे वाले को ऑप्शन को। और फुको ने ये भी कहा था कि देयर इज नो एसेंशियल ऑर्डर इन हिस्ट्री, तो ये क्रमिक विकास का जो ये अंतिम चरण है ये प्राप्त कर लिया गया, ये माने ही नहीं होगा। तो वर्तमान में जैसा इतिहास है, क्योंकि उसकी वस्तुनिष्ठता नहीं है, वस्तुनिष्ठता में ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, और वस्तुनिष्ठता भाषा की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए उसको जो है उस प्रकार से क्रिएट जो है नहीं किया जा सकता। इसलिए वो इसका विरोध करते हैं कि वास्तविक यथार्थ जो है वो सही प्रकार से इतिहासकार प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए जो हिस्ट्री ट्रेडिशनली जो हिस्ट्री है उसका अब अंत हो चुका है। ये सही आंसर है, आपको ये समझा दिया। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। कथन है कि मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था, और इसका स्पष्टीकरण है कि विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। परंपरागत रूप से ये मान्यता रही है कि मौर्य साम्राज्य एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य था। रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य में मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बताया है। उन्होंने बताया है कि एक केंद्रीकृत शासन की सफलता जो है वो शासक की योग्यता पर निर्भर करती है। अतः जब अशोक के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आए तो उनके समय में ये केंद्रीकरण का प्रयोग जो है वो असफल हो गया, और केंद्रीकृत शासन का जो स्वरूप है ये मौर्यों के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। लेकिन 1989 में रोमिला थापर ने द मौर्याज रिविजिटेड पुस्तक में अपने व्यू को रिवाइज किया
और उन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, द मेट्रोपॉलिटन मगध, यानी मगध का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। एविडेंटली बब्रू अभिलेख में अशोक राजा मगधे, मगध का राजा बोलता है अपने आप को। तो मगध जो था वो मेट्रोपॉलिटन था और यहाँ पे मौर्यों के केंद्रीकरण का स्तर सर्वाधिक था और ये हाईली सेंट्रलाइज्ड एरिया था। दूसरा जो क्षेत्र था वो कोर एरिया था साम्राज्य का। इस कोर एरिया में ये इसका मौर्यों के लिए सामरिक और वाणिज्यिक रूप से महत्व था और यहाँ के जो गवर्नर्स थे, कुमार जो थे, वो पर्याप्त रूप से ऑटोनॉमस जो थे और स्वायत्ता का उपभोग कर सकते थे। तीसरा जो क्षेत्र है वो था पेरीफेरीज, यानी परिधि के क्षेत्र। अशोक ने जो है खोतान की भी विजय की थी। आपको पता है मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। तो मौर्य साम्राज्य के जो पेरीफेरीज के जो एरिया है वहां पे मौर्यों की प्राथमिकता सदैव राजस्व का दोहन करने की थी। वहां पे मौर्यों ने कभी रिसोर्स को बिल्ड करने का प्रयास नहीं किया, संसाधनों के विकास करने की कोई योजना नहीं बनाई और यहाँ पे मौर्यों का जो केंद्रीकरण का जो स्तर है वो अत्यधिक कम था, बहुत जो है न्यूनतम स्तर पे था। तो इस प्रकार रोमिला थापर ने ये सजेस्ट किया है कि पूरे साम्राज्य में केंद्रीकरण का जो स्तर है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग था। हम देखते हैं उज्जैनी और तक्षशिला और उज्जैनी के जो गवर्नर्स है, कुमार है, उनको अशोक जो है प्रति तीसरे वर्ष अनुशयान यानी जो यात्रा है ऑफिसर्स की, जो टूर्स है, उनको आयोजित करने के लिए वो खुद निर्देश दे सकते थे और अशोक उनको ऐसे आदेश जारी करने का निर्देश देता है। लेकिन स्वर्णगिरी और तौसाली में हम देखते हैं अशोक जो है लोकल जो ऑफिसर्स है उनको डायरेक्टली एड्रेस करते हुए अपने आदेश जारी करता है। तो इससे भी ये पता चलता है कि कुछ प्रांतों में मौर्यों का जो अशोक का जो कंट्रोल है वो कुछ ढीला था या वो उन्होंने छूट दे रखी थी, उनको स्वायत्ता को उपभोग करने की अनुमति थी और कुछ स्थानों पर मौर्यों का जो है वो कंट्रोल बहुत अधिक था। तो इस प्रकार ये स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत नहीं था। उसमें जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इतनी प्रबल नहीं थी और प्रवृत्ति थी भी तो पूरे राज्य में एक जैसी नहीं थी। तो रोमिला थापर, रणवीर चक्रवर्ती, अभी वर्तमान में अनेक इतिहासकार इस बात पे सहमत है कि मौर्य साम्राज्य को आधुनिक अर्थों में जिस प्रकार का सेंट्रलाइज्ड स्टेट होता है उस प्रकार की जो अवधारणा है वो मौर्य साम्राज्य पे उचित रूप से लागू नहीं की जा सकती। तो वो जो केंद्रीकरण के बारे में नए मत ये है, लेकिन इट इज अप टू आरपीएससी। हो सकता है आरपीएससी परंपरागत लोकप्रिय मान्यता के अनुसार मौर्यों को केंद्रीकृत मानते हुए कथन को सही मान ले, लेकिन मेरे हिसाब से मौर्य साम्राज्य अब उतना केंद्रीकृत नहीं माना जाता। वर्तमान जो इतिहास लेखन है उसमें इस बात पे सहमति नहीं है। दूसरा, ये स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण में मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित बताया गया है और कुमारों द्वारा शासित बताया गया है, बिल्कुल सही है। इवन पानगुरिया अभिलेख में इंटरेस्टिंगली एक कुमार का नाम भी मिलता है जो सांब है, एकमात्र कुमार है जिसका, ये हमारे ऑब्जेक्टिव का फैक्ट है। तो सांब का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ कुमारों द्वारा शासन होता था। तो इस प्रकार मौर्यों का जो केंद्रीकरण का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो, हाँ, ये निम्न में से कौन सा सुमेलित है? आधुनिक स्थलों के साथ महाजनपदकालीन शहरों को सुमेलित करने का प्रयास किया गया है। आप में 4 शब्द है वो तक्षशिला के साथ सुमेलित किया जा रहा है, जबकि तक्षशिला तो सिरसुख था। सहेत महेत है वो श्रावस्ती था, तो साकेत के साथ संभव नहीं है इसका संयोग। कंपिल्य कौशाम्बी के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हाँ, राजघाट जो है वो वाराणसी में ही एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे आज़ादी से पहले 1940 में कृष्णदेव ने जो है प्रारंभिक उत्खनन किया और उसके बाद आज़ादी के बाद A.K. नारायण ने इसका उत्खनन का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी
ये अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को सुमेलित करने के लिए बताया गया है। ये मलिक हिजाबरुद्दीन है, ये जफर खान है, इसी को मलिक दिनार कहते थे। और अलमास बेग है, ये उलुग खान है। मलिक जलेसरी है, ये नुसरत खान है। मलिक संजर है, ये अलप खान है। तो अलमास बेग उलुग खान, जफर खान हिजाबरुद्दीन और मलिक संजर अलप खान, मलिक जलेसरी नुसरत खान। सिंपल है, इनको जो मैच करना है। इसके अलावा बर्नी ने ये कहा है कि जैसे प्रॉफेट मोहम्मद थे, उनके पास 4 मित्र थे, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे पास भी 4 खान हैं। तो ये बर्नी कोट करते हुए अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये ऐसा कहा है। नेक्स्ट डंका क्वेश्चन है, अनाल संप्रदाय के बारे में आपको बता सकते हैं। अनाल संप्रदाय जो है, ये अनाल संप्रदाय 1929 में एक मैगजीन में लेख प्रकाशित हुए थे, उसका है ये इतिहास को फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर देखते हैं। बिल्कुल सही है। इतिहासकार स्वयं किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते, ये लोग अपने आप को 65 क्वेश्चन है ये नंबर का, ये नहीं मानते हैं। और लास्ट है इसमें, एनाल संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया है। तो हमारा रेस्पॉन्स एनाल जो स्कूल है उसके प्रति ये रहा है कि हमने उसको इग्नोर किया है। भारतीय इतिहास लेखन में अनाल संप्रदाय का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, इसलिए आपका जो उत्तर है वो ए, बी और सी सही होगा। चौथा विकल्प जो है वो सही होगा। नेक्स्ट मेटा हिस्ट्री हेड एंड वाइट की है, इसमें कुछ नहीं है, सरल है। इसके अलावा सत्ता इतिहास को कंट्रोल करती है, ये नीत्शे और फूको दोनों ने कहा है। इसके अलावा जो है इब्न खल्दून की जो पुस्तक है किताबुल इब्र, इसका जो 3 भाग है, तो नेचर ऑफ सिविलाइजेशन है, उसमें पहला सभ्यता के बारे में बताते हैं, फर्स्ट बुक जो है उसकी। इसके अलावा जो है आपके ऑथेंटिक रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है, नारीवादी इतिहास लेखन को किसने प्रमुखता से लिखा है? तो आपका सही उत्तर होगा पोस्ट मॉडर्न ने नारीवादी इतिहास को बहुत मूवमेंट के रूप में लिखा है। सबाल्टर्न हिस्ट्री नाम से ही पता चलता है कि ये उन वर्गों का इतिहास है जो आज तक इतिहास लेखन में उपेक्षित रहे होंगे। तो महिलाओं का इतिहास, दलित, महिला, ये कम्युनिटी, जेंडर, वायलेंस, इस प्रकार की जो किताबें हैं इन्होंने लिखी है। इस प्रकार के जो सबाल्टर्न ग्रुप्स है उन पे लिखते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे देखें, मूवमेंट के रूप में फेमिनिस्ट स्टोरी जो है वो पोस्ट मॉडर्न स्टोरी में बहुत ज्यादा है, और उन्होंने सबाल्टर्न पे भी खुद लिखा है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड, जिसको स्पष्ट किया जा सके, वो है, हाँ, जैन धर्म का एक सवाल है, वो है 110 नंबर क्वेश्चन है। श्वेतांबर परंपरा के निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। श्वेतांबर परंपरा स्त्री को एक जीवन काल में मोक्ष प्रदान करने की बात करती है, बिल्कुल सही है। जो है कोई भी जैन साधु कितना ही कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, ये भी विवाद का विषय है। लेकिन कल्प सूत्र में ये जो लिखा हुआ है चौथा है, ये कम से कम इसमें है कि महावीर का जब निर्वाण हुआ तो साध्वियों की संख्या जो है वो कम थी, उल्टे कम नहीं 2 गुना से भी ज्यादा थी, तो वो माना जाएगा। चौथा जो आंसर है इसमें सही होगा। इसके अतिरिक्त जो है जिनका क्वेश्चन नेक्स्ट होता है, हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको बताया जा सकता है कि षट क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो कनेरी अभिलेख में मिलता है। ये तो इतिहास की लगभग सभी किताबों में दिया हुआ है। इसमें मैं ये बता सकता हूँ कि कनेरी अभिलेख में वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी का उल्लेख नहीं है, वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी का है। तो कुछ इतिहास, इसमें ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, कुछ इतिहासकार जो है वो इस बात पे सहमत नहीं है कि ये वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी ही है। पुल्लुमावी वशिष्ठी का पुत्र तो होगा ये शातकर्णी, लेकिन ये पुल्लुमावी नहीं है, ये शातकर्णी नाम का कोई अन्य पुत्र भी हो सकता है। वशिष्ठी के कोई, वशिष्ठी जो माता थी उसके दूसरा पुत्र हो, पुल्लुमावी ना होगा।
क्योंकि उसमें वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो पुल्लुमावी का नाम नहीं है, ये चीज है। फिर एक हर्ष के प्रशासन में स्थापित जो है वो कौन था, तो ये ऋनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक था। ये पढ़ रखा है और इसका एविडेंस भी है हमारे पास। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथेंटिक जो है हो गए लगभग। इसमें आप कोई मुश्किल क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो होंगे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपके लिए उसको पीडीएफ बना के आंसर की जो है वो सारे क्वेश्चनों की 150 क्वेश्चन की मैं अपलोड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आप कुछ और पूछना हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट। लेकिन अब हम काम की बात करते हैं फाइनल कि नेक्स्ट जब मैं आपकी क्लास लूँगा तो मैं आपको प्राचीन भारत पढ़ाना शुरू करूँगा। और प्राचीन भारत जो है प्राचीन से शुरू करेंगे, प्री हिस्टोरी से। पहले आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया जाएगा, आउटलाइन हिस्ट्री की, और उसके बाद हम प्राचीन पढ़ेंगे, मिडाइवल पढ़ेंगे, और अच्छे से अच्छी जो है पुस्तकों के रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे। एक एडवांस हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री जो है बेसिक हिस्ट्री तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आती है, क्योंकि मैं आपको साधारण से साधारण तथ्यों पे ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा। साधारण इतिहास जो है जो एक सामान्य ज्ञान के विद्यार्थी को जितना इतिहास आता है, अगर आपको उतना आता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे।